अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स के अलावा आज दो और वायरल ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं जिसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन है जी। उन्होंने ये कहा है कि महज़ इस बात की वजह से कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है, दैट्स व्हाई वो जिस चैनल पे काम करते थे उस चैनल ने उनको निकाल दिया है, या उनके सामने दो ऑप्शंस रखे और उन्होंने एक ऑप्शन को चुन लिया और दूसरे ऑप्शन को यानी कि चैनल को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। जबकि हकीकत में जो उनके बारे में खबरें बाहर आ रही हैं, जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। करोड़ों अरबों रुपए के उनके फ्रॉड की बातें और उनकी माली बदउनवानी के इल्ज़ामात जो हैं वो उनके ऊपर आ रहे हैं। उसमें कितनी हकीकत और सदाकत है उसके बारे में बात करूंगी। और इसके साथ पाकिस्तान के एक और मारूफ यूट्यूबर हैं जी, जमील फारूकी, और उनकी जो मिसेज हैं, पहले तो उनकी एक खुफिया शादी जो है वो मंजर आम पर आई है और उनकी बीवी ने उनको पिटवाया है और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं कि पूरा मामला असल में मीडिया आपको कैसे रिपोर्ट कर रहा है और हकीकत में असल कहानी क्या है, वो भी आज के ब्लॉग में मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा कुछ जियोपॉलिटिक्स के हवाले से खबरें हैं जो शेयर करनी है आज के व्लॉग में। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ जियोपॉलिटिक्स शेयर करनी है वो थोड़ी सी आगे चल के करते हैं। इस वक्त जो मेन इश्यूज बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान के एक नाम नहाद साहब हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये मोहतरम जो है, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। उससे पहले आपको पता ही है कि इनकी माशाल्लाह से 3 ज़ौजा मोहतरमाएँ हैं। और इन्होंने कहा कि जी मैं एक चैनल के साथ बहुत लंबे अरसे से वाबस्ता रहा। 21 साल ये उस चैनल के लिए काम करते रहे और अभी 21 साल के बाद उस चैनल ने इनके सामने 2 ऑप्शंस रखे कि या तो आप सियासत को चुन लें या फिर आप चैनल को चुन लें। और इन्होंने कहा कि जी मैं असूल का इतना पक्का शख्स हूँ कि मैंने लोगों की खातिर, इस पार्टी की खातिर जो है मैंने चैनल को छोड़ दिया। कुछ अर्सा पहले ये मोहतरम फरमा रहे थे कि चैनल इनको 1 करोड़ रुपया दिया करता था सैलरी की मद में। हालांकि पिछले काफ़ी अरसे से इनके प्रोग्राम की ना तो कोई टीआरपी थी, ना कोई रेटिंग थी और ना ही अब इनको उतने पैसे मिलते थे, लेकिन शायद वो माजी को याद करते थे और उस वक्त शायद उनको मिलते भी होंगे। अब इन मोहतरम ने ये फरमाया है कि चैनल तो उन्होंने छोड़ दिया है लेकिन उनको नहीं मालूम कि अब उनका घर कैसे चलेगा। अब उनका घर कैसे चलेगा ये तो आप लोगों ने बताना है। लेकिन ये जो साहब हैं, इनके साथ मेरी वाबस्तगी जो है वो कुछ अरसे से है, कुछ अरसे से थी और मैं इनकी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। देखिए जो शख्स 21 साल से एंकरशिप में है और माशाल्लाह अभी भी वो इतने यंग लगते हैं। आज से कोई 6-7 साल पहले मैं इनको मिली थी एज़ फ़ैन, मैं इनकी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। लेकिन आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा केस की रिपोर्टिंग के दौरान इस शख्स ने मुझसे ये कहा कि आप मेरा दुआ ज़हरा के साथ इंटरव्यू करवाएं और अगर आपने इंटरव्यू ना करवाया तो इस शख्स ने मुझे धमकाया। तो मेरी नज़र में इस शख्स का जो एक इमेज था वो पूरा का पूरा धुल गया। यहाँ तक कि मैंने इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो केस कर रखा है क्योंकि इसने मेरे ऊपर महज इस बात की वजह से इल्ज़ामात लगाए क्योंकि मैंने सच बताया लोगों को और क्योंकि उस लड़की ने इंटरव्यू मुझे दिया, इसको नहीं दिया, इस शख्स को। तो इन मोहतरम ने जनाब क्या किया कि जाली रसीदें बनाई, जाली रसीदें बना के जो कि फोटोशॉप थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि जुनैरा जो है वो फंडिंग लेती है, मतलब पूरी दुनिया से इसको फंड्स आ रहे हैं, ये पैसा खा रही है, इसलिए इस तरह की रिपोर्टिंग करी है सिर्फ मेरा नाम ख़राब करने के लिए। और मैंने इनके खिलाफ एफआईए में केस भी कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब थे, जो कि अब आपको पता है कि डकी भाई के केस में पकड़े जा चुके हैं, तो उनकी वजह से उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस शख्स को कोई सज़ा ना हो। अदरवाइज़ इस शख्स को अब तक मेरे वाले केस में तो सज़ा कम अज़ कम हो जा रही थी। उसके बाद मुझे पता चला कि वो शख्स जिसके साथ मेरी पहली मुलाकात एज़ फ़ैन हुई थी कि मैं आपकी इतनी, मतलब हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं और बड़े हुए हैं, 21 साल से तो आप एक चैनल के साथ वाबस्ता रहे हैं और हम समझते थे कि उस शो में आप जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं। फिर इनकी टीम के बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े झूठे इंसान हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और फिर मैंने अपनी आंखों से इनको लोगों को ब्लैकमेल करते देखा। अब जाहिर बात है कि आम आवाम जो है उनकी नज़र में इस तरह के लोगों का जो एक इमेज होता है और जब हम जैसे लोग ये सब चीज़ें देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद क्या था और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने का मकसद क्या था, मैं आपको बताती हूँ। इन साहब के बारे में बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। मजहर हैं जी, 2072 नाम की आईडी है। उन्होंने लिखा है कि इस चैनल से जो चैनल के ऑनर हैं उन्होंने इनको ये नहीं कहा कि आप जो हैं वो दोनों में से एक चुनें, आप अपनी सियासत को चुनें या आप जो है वो हमारे चैनल को चुनें, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने उस चैनल के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है।
यहाँ पे तो अरबों रुपए लिखा है, मैंने फिर भी एहतियातन मुंह से करोड़ों रुपए कह दिया है। और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात इनके ऊपर साबित हुए हैं, इनके खिलाफ चैनल के अंदर इंक्वायरी की गई है, जिसके बाद चैनल इस नतीजे पे पहुंचा कि इनको उस चैनल से निकाल दिया जाए। और ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इनके पास क्या सोर्सेज हैं मैं ये कंफर्म नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, मैं चैनल से रब्ता करूंगी, मैं आपको हकायक तक जो भी होंगे वो बताऊंगी। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ वो शेयर किया है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सुनने के बाद उनकी नज़र में जो एक इमेज होगा वो धुल जाएगा। तो ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकायदा इस शख्स की 13 मिनट की एक धमकियों भरी कॉल मेरे पास अभी तक रिकॉर्डेड है, जो कि मैंने इनकी शुक्र अल्लाह का के बतौर सबूत रिकॉर्ड कर ली थी और मैंने FIA को प्रोवाइड की हुई है। अदालत में केस अभी भी चल रहा है। अच्छा जी, तो ये क्या कहानी है? मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों को हम कहाँ समझते हैं और वो कितने गिरे हुए लोग निकलते हैं। खैर बहरहाल अब चलते हैं हम आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अगली खबर जनाब बताते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, और आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ जी यूट्यूबर हैं, और कुछ हद तक वो सहाफ़ी भी हैं, रहे हैं, और PTI के बड़े डाई हार्ड फैन, उनके चेले, और PTI के लिए अपने करियर को तबाह कर देने वाले शख्स, मैं बात कर रही हूँ जमील फारूकी की। जमील फारूकी जो हैं उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने रोते हुए एक शख्स को गले, जब एक शख्स ने उनसे हमदर्दी की थी तो उस शख्स ने उनको गले लगाया था, तो फ़ौरन जमील फारूकी जो है वो रोए थे और उन्होंने बताया था कि जनाब उनके साथ बड़ा जुल्म और सितम हुआ है, और उन्होंने बताया था कि जनाब उनके साथ ये मामला हुआ है कि उनको मारा गया है, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतार के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये PTI के दौर की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल जमील फारूकी जो हैं माशाल्लाह से पहले इनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब दुआ ज़हरा केस था उसी दौरान जो है वो मेरी इनके साथ सलाम दुआ इस तरह से हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर इन्होंने मेरी हिमायत भी की थी। लेकिन अल्लाह जाने इनको बाद में क्या हुआ, इनके दिल में क्या ऐसा गिला शिकवा आया, इन्होंने जनाब मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और मुझे पता तब चला जब मुझे ये पता चला कि ट्विटर के ऊपर मुझे ब्लॉक किया हुआ है, और वो भी रीज़न ये थी कि वो ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर थे, और हक और सच की बात सुनना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा खैर, इस तमहीद को भी छोड़ें, अब उनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। सुनने में आ रहा है कि जनाब उनको 19 टांके लगे हैं, और पता ये चला है कि एक लड़की के साथ उन्होंने, अच्छा मैं आपको दोनों तफसीलात बताने जा रही हूँ। एक तफसीलात मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, और जो असल हकायक हैं वो क्या है मैं आप तक वो भी पहुँचाऊँगी, क्योंकि मेरा काम ये बनता है कि मैं न्यूट्रल रहकर दोनों साइड्स की बात जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। मेरा किसी के बारे में जो है वो पर्सनल नैरेटिव नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ जो ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पर फैली हुई है। ख़बर ये फैली हुई है कि जो जमील फारूकी हैं, इन्होंने अपना स्टेटस जो पूरी हमारी इंडस्ट्री है उसको ये बताया हुआ था कि ये अनमैरिड हैं, और इन्होंने मुझे भी एक दफ़ा ये बताया था कि ये इस्लामाबाद में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं और बिल्कुल अकेले रहते हैं। अब हो सकता है तब वो अनमैरिड भी हों, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकती किसी के बारे में, लेकिन बहरहाल यही उनका स्टेटस सब लोगों को, सब साथियों को पता था कि वो अनमैरिड हैं। अब अचानक से होता क्या है कि उनके ऊपर तशद्दुद होता है, और पता ये चलता है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली कि एक लड़की के साथ उन्होंने खुफिया शादी की हुई थी, और वो जो लड़की है उसने इनके ऊपर तशद्दुद करवाया है, और वो लड़की जो है वो अब वापस अपने वालिदैन के पास चली गई है। और ये मियाँ बीवी का जो घरेलू झगड़ा था उसके चक्कर में जमील फारूकी के बारे में ये भी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा हब्स बेजा में रखा हुआ था जब से उनकी शादी हुई थी, उस वक्त से लेकर अब तक। ये मैं वो नैरेटिव बता रही हूँ जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, असल हकायक क्या है मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लें। अब ये खबर फैली हुई थी, बल्कि फैली हुई है कि जनाब ये अपनी बीवी को हब्स बेजा में रखते थे। जब इन्होंने उस लड़की से शादी कर ली थी तो उसके बाद इन्होंने उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था, और ये किसी भी तौर पे उस खातून, उस लड़की की बात जो है वो उसके घर वालों से नहीं करवाते थे। घर वाले जो हैं वो जब लड़की से रब्ता करने की कोशिश करते थे तो तब भी ये उस लड़की के ऊपर भी पाबंदी लगाते थे, और उसके घर वालों को भी धमकियाँ देते थे कि तुम दोबारा इधर कॉल मत करना। अच्छा, उसके बाद इनके बारे में ये बात फैली हुई है कि जो इनके इन लॉज थे उन्होंने फिर जनाब इनके ऊपर तशद्दुद करवाया, और तशद्दुद करवाने के बाद वो अपनी लड़की को हब्स बेजा से निकाल कर ले गए हैं। ये तो हो गई वो वाली स्टोरी जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर सुनी है। इस लड़की का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि सरगोदा से है, या कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि रहीम यार खान जैसे इलाके से इनका ताल्लुक है, इस खातून का जो इनकी वाइफ थी। अब जो जमील फारूकी हैं वो इस वक्त अकॉर्डिंग टू उनके अपने
بیان کے مطابق ان کا کہنا کیا ہے، ان کا رد عمل بھی بتانا بہت ضروری ہے. وہ اپنے نیریٹو کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اینگل کی، ان کے سائڈ کی سٹوری کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج سے تقریباً کچھ ماہ پہلے جو ہے اس خاتون کے ساتھ واقعی شادی کر لی تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ان کے ان لاز پسند نہیں تھے. ان لاز کی بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو اعتراضات تھے، اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے اپنی وائف کو حبس بجا میں رکھا تھا، یا انہوں نے واقعی اپنی وائف کا موبائل فون چھین لیا تھا، یا واقعی وہ اس کا رابطہ جو ہے وہ نہیں کرواتے تھے. جمیل فاروقی کے اکارڈنگلی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو مسز ہیں وہ حاملہ ہیں، اور وہ بار بار اس بات کی ضد کرتی تھیں کہ ان کو اپنے گھر جانا ہے. اور ان کا جو نیریٹو آیا ہے، جو ان کا ریبٹل اس پوری خبر کے اوپر آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ جناب ان کے جو گھر والے تھے، لڑکی کے جو گھر والے تھے، وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر جو ہے وہ 2nd فلور پہ تھا. ہو سکتا ہے کہیں رینٹ وغیرہ پہ رہتے ہوں تو 2nd فلور پہ رہتے ہوں. تو اب ان کا خیال یہ تھا ان کے مطابق کہ ان کی وائف جو ہے وہ حاملہ ہے، لہٰذا وہ ادھر اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائیں، اور نہ ہی 2nd فلور کے اوپر جو ہے ان کو سیڑھیاں چڑھنی اترنی پڑیں. جس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ عرصے سے اپنی بیوی کے اوپر پابندی لگا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر نہ جائیں، اور میں ان کے صرف سیفٹی پرپز کی وجہ سے یہ پابندی لگا رہا تھا. جبکہ جمیل فاروقی کا الزام یہی ہے، جیسے کہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں لگایا تھا کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا، بالکل ایسے ہی انہوں نے کہا جی ان کے جو ان لاز ہیں انہوں نے پولیس والوں سے رابطہ کر کے ان کے گھر پہ چھاپا پڑوایا، ریڈ کروائی، اور اس کے بعد پولیس والوں نے ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کو زخمی اور لہو لہان کیا، اور اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں اور ان کو 19 ٹانکے آئے ہیں. یہ کہنا ہے جمیل فاروقی کا. اب اس میں میرا نیریٹو کیا ہے وہ میں کہہ کر اگلی خبر پہ جاؤں گی. تو دیکھیں میری بات سنیں، ایک لڑکی جس کو ایک اس کا شوہر بس اتنا کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری کیئر ہے اور میں سیفٹی پرپز کی وجہ سے تمہیں اس لیے نہیں جانے دے رہا، اور تم جو ہے وہ ابھی اپنا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے گزار لو اور اس کے بعد تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لڑکی اپنے پیرنٹس کو کہہ کر، اللہ معاف کرے، پولیس بلا کر ریڈ کروا کے ان کے گھر میں جو ہے وہ اس کو ڈنڈے پڑوائیں گے. یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ خطرناک حد تک جا رہا ہے. بہرحال اس کے اندر جو پولیس ہے وہی حتمی رائے جو ہے وہ بتائے گی کہ ایگزیکٹلی کیس کیا ہوا ہے، لیکن دونوں سائڈز کی جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیونکہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے ہماری بیٹی کو لے کر حبس بجا میں لے جا چکا ہوا تھا، یہ ہمارا پچھلے کئی مہینوں سے رابطہ نہیں کروا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا پڑا. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر پولیس کے سامنے کیا انہوں نے کوئی مزاحمت کی تھی جس کی وجہ سے پولیس نے ان کو مارا؟ اگر تو پولیس نے ویسے ہی گھر میں گھس کے جناب اتنا مارا ہے کہ واقعی 19 ٹانکے آئے ہیں تو پھر یہ بہت ہی غلط بات ہے. لیکن اگر یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے تو پھر یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر فردر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی. چلیے اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. چلیے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جیو پولیٹکس کے حوالے سے. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تہران میں لینڈ کیے، پھر اس کے بعد جو جرت اور بہادری انہوں نے دکھائی اس کے بعد اب وہ امریکہ کی طرف گامزن ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے اپنے بلاگ میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا، کہ ڈیل جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی، صرف ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ جے ڈی وینس کو اس چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ ملے. اور اب تو ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اب کی بار جو پورا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو تو سراہ رہا تھا، لیکن انڈین میڈیا جو اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ایک سیاسی جماعت اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہی تھی، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب کی بار اگر مذاکرات ہوئے تو پاکستان تو فیل ہو گیا ہے مذاکرات کروانے میں، تو اب یہ مذاکرات جو ہیں یہ اسلام آباد میں نہیں ہوں گے. تو اب ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ یہ ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستان ہی کروا رہا ہے، پاکستان ہی کے تھرو ہو رہے ہیں. اسی لیے ہمارے سی ڈی ایف جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا دورہ کر کے اب قطر کی طرف گئے ہیں، اور پوری دنیا کے معاملات الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ طے کروا رہا ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، تو پھر اینڈ پہ آ کے جلنے والے جو ہیں وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں. تو ایسے میں جناب یہ اسکرین کے اوپر ایک شخص ہے جی، اور اس نے بڑا ہی گندا پروپیگنڈا کرتے ہوئے، صرف اس نے نہیں، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کروایا جا رہا ہے، جس میں عاصم منیر جو ہیں پچھلے دنوں جب یہ مذاکرات میں شامل ہوئے ہیں امریکہ اور ایران کے، تو اس میں انہوں نے جو پینٹ کوٹ پہنا تھا اس میں انہوں نے ایک ٹائی لگائی تھی. اب اس کے اوپر ذرا دیکھیں کہ یہ ایک دجال کو ماننے والی جو ون آئی سمبلزم ہے وہ لگایا ہوا ہے. لکھتا ہے کہ یہ ٹائی مذاکرات کے درمیان عاصم منیر جو ہے انہوں نے کیوں پہنی، اسے پہننے کا کیا مقصد ہے، کس کو سمجھانا تھا. ہو اور آگے وہ لکھتا ہے، آپ میں سے بہت سوں کو پتا ہوگا کہ اس ٹائی پہ بننے والا یہ نشان ایک بہت ہی مشہور علامت ہے، اور یہ ایک ایسی تنظیم کا ہے جو صہیونیت اور ورلڈ مافیا کہلاتا ہے. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ اصل میں یہ فوٹو شاپڈ پکچر ہے. اصل میں جو عاصم منیر ہیں انہوں نے جو ٹائی لگائی تھی
وہ اس پہ جو تلوار کا نشان ہوتا ہے ہمارا فوج کا نشان وہ تھا. اصل ٹائی آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے, اور جو یہ لگا کر سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی ہے کہ اس طرح کی بھونڈی گندی غلیظ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو صوفی برکت علی کہا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, اور دنیا پاکستان کی نام میں دنیا کی نہ ہوگی, اور پاکستان پوری دنیا کے فیصلے کرے گا. تو الحمدللہ آج وہ وقت آ چکا ہے. زیادہ پولیٹیکل جو خبریں ہیں جیو پالیٹکس کے حوالے سے ایک الگ سے ولاگ بنانے چاہ رہی ہوں, وہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ساری پالیٹکس جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. تو چلیے یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.